वेलकम टू निम्स ट्यूटोरियल। दिस इज़ प्रशांत कुमार। आज हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जिस टॉपिक को हम लोगों ने स्टार्ट किया था उसे हम लोग थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। और अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखा है जो कि हमने इंट्रोडक्शन दिया था परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का, तो आप प्लीज़ देख लो ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हो, ओके। तो लास्ट वीडियो में अगर जिन्होंने देखा है और अगर आप लोगों ने अभी जस्ट देख लिया है तो आपने देखा होगा कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मैंने इंट्रोडक्शन दिया था और मैंने समझाया था कि परम्यूटेशन एग्जैक्टली क्या होता है, कॉम्बिनेशन एग्जैक्टली क्या होता है। फिर उसके बाद मैंने एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताया था जो कि था फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग, ठीक है। तो मेनली जो स्टार्टिंग बेसिक क्वेश्चन है जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का, वो स्टार्टिंग इसी टॉपिक से है जो कि है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ओके। तो हम लोग आज इसी को स्टार्ट करेंगे और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे कि आगे इसमें और क्या क्या पढ़ना है और इसमें कैसे कैसे किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को याद है अच्छे से तो फंडामेंटल प्रिंसिपल में मैंने कुछ एग्जांपल दिया था शर्ट्स और पैंट का, तो मैं उसी तरह एक और एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। सपोज़ करो, फिर से मैं उसी एग्जांपल को रिकैप कर देता हूँ आपको। मैंने क्या बोला था, सपोज़ करो मेरे पास एक शर्ट है जो कि 3 शर्ट्स हैं, ब्लू, रेड और ग्रीन, ओके। और मेरे पास जीन्स हैं जो कि अगेन है ब्लू ले लो, ओके। फिर इसके बाद ग्रीन ले लो एंड ग्रे ले लो, ओके। ये 3 शर्ट्स हैं। अब आपको इसका कॉम्बिनेशन करके बनाना होगा या फिर मतलब आपको कंबाइन करके बनाना होगा, मतलब सिंपल जो ड्रेसिंग सेंस की मैं बात कर रहा हूँ जो ऑलवेज होता है। तो हम इस शर्ट को और इस जीन्स को किस तरह पहन सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो सिंपल सा अगर आप सोचोगे तो मेरे पास अगर ब्लू शर्ट है तो मैं उसके साथ ब्लू जीन्स पहन सकता हूँ, ग्रीन जीन्स पहन सकता हूँ या फिर ग्रे जीन्स पहन सकता हूँ, कूल। और फिर अगर मैं रेड शर्ट को चूज़ करता हूँ तो मैं उसके साथ भी कितने तरह के जीन्स पहन सकता हूँ, कितने तरह का ड्रेसिंग सेंस अप्लाई कर सकता हूँ, मतलब ब्लू जीन्स, ग्रीन जीन्स और ग्रे जीन्स। जस्ट लाइक ग्रीन शर्ट के साथ भी मैं सेम कर सकता हूँ, ब्लू जीन्स, ग्रीन जीन्स और ग्रीन जीन्स थोड़ा सिली लगेगा बट एज इट इज़ एग्जाम्पल, लेट्स सी क्या होता है, ठीक है। तो मेरे पास एक ब्लू शर्ट था जिसको मैंने 3 तरह के जीन्स से पहन सकता हूँ। यहाँ पे भी 1:3 हो जाएगा क्योंकि रेड है, फिर यहाँ पे 1:3 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो हम कितनी तरह से पहन सकते हैं, मतलब 3 3 3 9, मतलब कि हमारे पास अगर 3 जीन्स और 3 शर्ट है तो इन दोनों को कंबाइन करके पहनने का जो पॉसिबिलिटीज़ है, मतलब कितने तरह के हमारे पास कलेक्शंस है, एक तरह से बोलो तो कितने तरह के कलेक्शंस बन रहे हैं इसमें, आपको 3 3 3 9 कलेक्शन बन रहे हैं। अब आप इसमें पूछोगे सर आप इसमें कॉम्बिनेशन हो रहा है या परम्यूटेशन हो रहा है, तो मैं सही मतलब अगर ध्यान से आप देखोगे परम्यूटेशन, और आपने अगर वीडियो आप देखा होगा तो आपको अच्छे से याद होगा मैंने क्या बोला था। परम्यूटेशन का मतलब मैंने अच्छे से बताया था कि परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट्स। क्या होता है? अरेंजमेंट्स। और कॉम्बिनेशन का मतलब क्या, मैंने क्या बताया था? कलेक्शन। अब इसमें ध्यान से देखो तो अरेंजमेंट कहीं पे हो रहा है, एग्जैक्टली अरेंजमेंट कहीं पे हो रहा है, या फिर चलो कलेक्शन कहीं पे बन रहा है। कलेक्शन हाँ बन रहा है, देखो यहाँ पे ब्लू ब्लू ये कलेक्शन बन रहा है, 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 यहाँ पे कलेक्शन बन रहा है। अब यहाँ पे क्या अरेंजमेंट हो रहा है? क्या अरेंजमेंट, देखो ध्यान से क्या हो रहा है। अरेंजमेंट इन द सेंस अब मुझे अरेंज करना, मतलब अगर अरेंजमेंट की मैं बात करता हूँ मैं यहाँ पे ब्लू ब्लू ऐसे पहन सकता हूँ, फिर ब्लू ग्रीन कर सकता हूँ, फिर ब्लू ग्रे कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको किसी भी सीक्वेंस में लिख सकता हूँ, मतलब मैं ब्लू ग्रे लिख सकता हूँ या ब्लू ग्रीन लिख सकता हूँ या ब्लू ब्लू लिख सकता हूँ। और उसमें और ध्यान से देखोगे आप BG और यहाँ पे आप ये कुछ भी यहाँ डाल सकते हो, BB यानी ब्लू जीन्स और ब्लू शर्ट। फिर इसको आप किसी भी अरेंज, या मैंने ये कर दिया BG फिर BB और BG, तो इस तरह आप देख रहे हो ना कि यहाँ पे आप किसी भी तरह इसको अरेंज कर सकते हो, तो इसलिए यहाँ पे कॉम्बिनेशन भी है परम्यूटेशन भी है, ठीक है। तो इसमें दोनों में आपने देख लिया, इसमें परम्यूटेशन मेन एक्चुअली देखो इस चैप्टर में ना एक कन्फ्यूजन हमेशा ही रहता है कि एक्चुअली जो हम लोग मतलब फॉर्मूलाज 2-3 ही है, बट उसमें अप्लाई क्या करना है, मतलब परम्यूटेशन का फॉर्मूला अप्लाई करना है या फिर कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो इसमें यही मेन प्रॉब्लम यही होता है इस चैप्टर में मेनली, अगर आप क्वेश्चन जब बनाओगे इसलिए आपको ये समझना ज़रूरी है कि कुछ क्वेश्चंस में क्या होगा कि परम्यूटेशन अप्लाई होगा, सिर्फ परम्यूटेशन होगा, मतलब कि प्योर परम्यूटेशन बनाओगे
ठीक है, या फिर सिर्फ कॉम्बिनेशन बनाओगे, और किसी में दोनों ही आपको यूज़ करना पड़ेगा, मतलब कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन दोनों अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये मेन प्रॉब्लम इस चैप्टर में यही होता है कि आपको कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है या फिर दोनों चीज़ साथ में यूज़ करना है। तो ये आपको, इसलिए फंडामेंटल प्रिंसिपल मैंने एक और चीज़ बताया था कि दो प्रिंसिपल्स हैं हमारे पास। सबसे पहला जो बताया था मैंने, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लाई और प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। ठीक है, मैंने सिंपल बताया था कि प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन कब यूज़ करना है और प्रिंसिपल ऑफ एडिशन कब यूज़ करना है। अगर आप चाहते हो तो मैं एक बार और बता देता हूँ, ताकि आप मतलब जो भी आप भूल गए हो या फिर आपने अभी जस्ट वीडियो देखा, तो मुझे नहीं लगता आप भूले होंगे, लेकिन अगर आप भूल गए हो तो मैं एक बार और बता देता हूँ प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। तो प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन मतलब इफ़ कोई एक इवेंट है, मान लो इवेंट ए है जो कि n डिफरेंट वेज में हो रहा है, n वेज में ऑकर हो रहा है, और अगर इवेंट बी जो है वो m वेज में ऑकर हो रहा है, तो इन दोनों इवेंट के साथ में होने का जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन है वो क्या होगा, मतलब टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होगा, m इंटू n। ओके, समझ में आया। अगर मान लो यहाँ पे कुछ और इवेंट्स होते हैं, मान लो इवेंट यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, इवेंट सी भी है जो कि p वेज में हो रहा है, इवेंट डी भी है जो कि x वेज में हो रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे और जोड़ते जाओगे, तो मतलब इस लाइन को मैं छोड़ देता हूँ ताकि आपको नोट डाउन करने में थोड़ा प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो मैं फिर से लिख देता हूँ, मान लो कितने नंबर ऑफ, यहाँ पे n नंबर ऑफ इवेंट्स हो सकते हैं, n नंबर ऑफ वेज हो सकता है। ठीक है, तो आप ध्यान देना कि अब इसमें जो टोटल लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज जो हैं यहाँ पे आप एग्जैक्टली करोगे तो हो जाएगा n इंटू m इंटू p इंटू एक्स, और ये जितने भी आप इवेंट्स ले रहे हो उतना बढ़ा सकते हो। तो समझ में आया मैंने क्या बोला, कि एक्चुअली जो मतलब यहाँ पे n नंबर, ये प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और ये जो हमने जो वेज निकाला है यहाँ पे, जो आप वेज देख रहे हो वो एक्चुअली इन सारे इवेंट्स के साथ में होने का परमुटेशन कॉम्बिनेशन है। ठीक है, मैंने क्या बोला, इन सारे इवेंट्स के साथ में होने का परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है। अब चलो देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ एडिशन क्या होता है। ठीक है, अगर मैं प्रिंसिपल ऑफ एडिशन की बात करूं, ठीक है समझ लेना, प्रिंसिपल ऑफ एडिशन की बात करूं तो इसी तरह फिर से इसमें एग्जाम्पल लेते हैं। इवेंट ए जो है वो एज यूजुअल n वेज में हो रहा है, फिर इवेंट बी जो है वो m वेज में हो रहे हैं। इस तरह आप जितना भी इवेंट चाहो उतना ले सकते हो। यहाँ पे मैंने मान लो C ले लिया, D ले लिया, यहाँ पे P वेज में हो रहा है, ये X वेज में हो रहा है, ये Y वेज में हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे इतने सारे कुछ भी ले सकते हो आप, यहाँ पे कुछ भी ले लो, फिर से x ले लो। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है, प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। प्रिंसिपल ऑफ एडिशन कब यूज़ करेंगे, मैंने बताया प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन तब यूज़ करते हैं जब हमें सारे इवेंट्स का साथ में होने का जो वेज निकालना होता है, टोटल नंबर ऑफ वेज निकालना होता है, तब यूज़ करते हैं। लेकिन प्रिंसिपल ऑफ एडिशन कब यूज़ करते हैं, जब व्हेन वी हैव टू फाइंड number of ways of happening only one event। ठीक है, only one event। ठीक है, इन सब में से, मतलब कि इन सब में से कोई एक इवेंट कब ऑकर होगा ये अगर मुझे निकालना है, तब मैं प्रिंसिपल ऑफ एडिशन यूज़ करूँगा। और इसका फॉर्मूला क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज when only one event is happening is n plus m plus p plus x plus ऐसे आप जितना चाहो उतना बढ़ा सकते हो। समझ लो, यहाँ पे एडिशन था, मैंने जो कि मैंने बोला प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ एडिशन की तरह ऐड ही करेंगे। ठीक है, तो समझ गए आप, हो सकता है आपने गैप कर लिया, और पिछली वीडियो में भी मैंने ऐसा ही कुछ बताया था। तो अब जो बेसिकली हम लोग करने वाले हैं वो है कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्या लिखा है इसमें। फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड विथ और विदाउट मीनिंग विच कैन फॉर्म्ड आउट ऑफ लेटर ANSI वेयर रिपीटेशन ऑफ लेटर्स इज अलाउड। ठीक है, मुझे लगता है यहाँ तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा कि मुझे 4 लेटर है हमारे पास जो है ANSI, उससे मुझे
नंबर ऑफ वर्ड्स कितने फॉर्म हो सकते हैं ये निकालना है, ठीक है, इतना समझ में आया। इसमें एक न्यू चीज़ क्या है, वेयर रिपीटेशन ऑफ लेटर्स इज नॉट अलाउ। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो अब आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो इस चैप्टर में ये चीज़ बहुत बार होगा कि रिपीटेशन इज अलाउड और रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ठीक है। ये चीज़ हमें बार बार देखने को मिलेगा, ये जो दो वर्ड है रिपीटेशन इज अलाउड एंड रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ये हमें बार बार, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब मेनली आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो मैं अभी आपको बताता हूँ इसका मतलब सिंपल मतलब बोलना, तो जैसे कि ये जो हमारे पास 4 लेटर है ANSI मुझे इनसे वर्ड फॉर्म करना है, ठीक है, इनसे वर्ड फॉर्म करना है। तो अब मतलब इनसे हम एक तरीका हमारे पास ये है कि हम ऐसे लिख के वर्ड फॉर्म कर सकें, मतलब कि NSIA फिर SINA फिर IINA फिर SSIA, ऐसे कर सकते हैं। एक और ले लो एग्जांपल AAIS, ऐसे फॉर्म कर सकते हैं, या फिर हम लिख के ऐसे फॉर्म कर सकते हैं। तो ऐसे करने में हमें बहुत टाइम लग जाएगा, एक ये सिंपल सा तरीका। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से आपने देखा रिपीटेशन इज अलाउड और नॉट, इसका मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे कोई भी लेटर 2 बार रिपीट नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी कोई लेटर 2 बार रिपीट नहीं हो रहा है। बट आप इन दोनों एग्जाम्पल में देखोगे तो इन दोनों एग्जाम्पल में ये जो लेटर S है ये 2 बार रिपीट हो रहा है, फिर इसमें जो लेटर A है वो भी 2 बार रिपीट हो रहा है। तो एग्जैक्टली इस क्वेश्चन में यही बोला जा रहा है कि रिपीटेशन अलाउड और रिपीटेशन नॉट अलाउड। अगर रिपीटेशन हमारे पास अलाउड है तो हम ये सब वर्ड्स को इंक्लूड कर सकते हैं, मतलब कि इन सब वर्ड्स को हम इंक्लूड कर सकते हैं। अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो ये सब वर्ड इंक्लूड नहीं होगा। तो अकॉर्डिंग द क्वेश्चन मुझे रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो मैं इन सब वर्ड्स को मतलब इस अपने आंसर में नहीं ले सकता हूँ, ठीक है, इन सब वर्ड को मैं आंसर में नहीं ले सकता हूँ। तो किन वर्ड्स को ले सकते हैं, जिसमें कोई भी लेटर 2 बार रिपीट नहीं हुआ है, जैसे कि ये है। इन दोनों रिपीटेशन अलाउड और रिपीटेशन नॉट अलाउड का मतलब आप लोग समझ गए होगा, होप, ठीक है। इसमें कुछ और एग्जाम्पल ले सकते हो, मान लो एक रोज़ एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, ROSE। इससे भी मैंने बोला कि मुझे ऐसा वर्ड्स बनाओ, ऐसा इन 4 लेटर का यूज़ करके जिसमें रिपीटेशन अलाउड है, ठीक है। तो इसमें हम रिपीटेशन अलाउड है और नहीं है दोनों। तो रिपीटेशन अलाउड जब है तो हम इसको RSEO लिख सकते हैं। इनसे बहुत सारा वर्ड बन सकता है जिसका मतलब से मुझे कोई मतलब नहीं है, बस मुझे वर्ड बनाना है, इनका मीनिंग से मुझे कोई मतलब नहीं है। तो हम कुछ भी वर्ड बना सकते हैं। मान लो यहाँ पे मैंने SERO बना दिया, फिर ESRO बना दिया, फिर उसके बाद ले लो ROSE, तो रोज़ तो बना ही हुआ है, तो इसको तो ऐसा बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देख लो रिपीटेशन मैंने एक बार भी नहीं किया। अगर रिपीटेशन मुझे अलाउड होता तो मैं इसको RROSE कर सकते थे, RRRR कर सकते थे, फिर SSSERS कर सकते थे, ऐसे कर सकते थे। तो इसमें रिपीटेशन अलाउड अगर है तो बहुत सारा वर्ड बनेगा, रिपीटेशन अलाउड नहीं है फिर भी बहुत सारा वर्ड बनेगा। तो हमारे अब क्वेश्चन पे आता है, ठीक है, हमारे पास क्या वर्ड है, ANSI। मुझे इन 4 लेटर का यूज़ करके वर्ड फॉर्म करना है जिसके मीनिंग से मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और क्वेश्चन में लिखा है रिपीटेशन ऑफ लेटर्स इज नॉट अलाउड, मतलब कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, ये जो मैंने किया ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको बनाने का 2 तरीका। सबसे पहला मैनुअल तरीका, जो कि बहुत मतलब जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन के बारे में नहीं जानते हैं वो करेंगे। तो वो क्या करेंगे, वो लाइन बाय लाइन लिखते जाएंगे। पहले लिखेंगे NSIA, फिर लिखेंगे SIAN, फिर लिखेंगे IANS, ऐसा कर करके ये पूरा लिखते जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता ये पॉसिबल है। अगर वो पूरा लिख भी लेंगे तब भी उनका एक न एक वर्ड, एक न एक कुछ ना कुछ छूट जाएगा। और मुझे नंबर ऑफ वर्ड्स बनाने की कितने वर्ड्स बनने वाले हैं। चलो ये 4 लेटर था यहाँ पे, इसीलिए आप कर भी सकते हो। मान लो आप बोलोगे सर मैं ऐसा कर लूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है 4। लेकिन अगर मैं पूरा लंबा सा लेटर दे दूँ, जैसे कि मान लो मैं बैंगलोर लिख देता हूँ और मैं इससे बोलता हूँ कि इससे आप बनाइए, जिसमें कि इतने सारे लेटर्स हैं, तब आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज ज़रूर कर जाओगे और आपका एक ना एक वर्ड ज़रूर छूट जाएगा। तो यहीं पे हम अपना परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, या फिर अभी जो हमने पढ़ा है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये पहला तरीका मैंने बता दिया कि आप लिख के मैनुअली कर सकते हो। लेकिन दूसरा तरीका क्या है, एक और दूसरा तरीका है, वो है फंडामेंटल प्रिंसिपल को यूज़ करके, फंडामेंटल प्रिंसिपल को यूज़ करके ब्लॉक फॉर्मूला करके, ठीक है, ब्लॉक फॉर्मूला करके आप इसको यूज़ बना सकते हो। ब्लॉक फॉर्मूला मतलब
ब्लॉक फॉर्मूला मतलब हम लोग यहाँ पे ब्लॉक बनाने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन में कितने लेटर्स बोले हैं, 4 लेटर्स बोले, तो हम लोग यहाँ पे 4 ब्लॉक बनाएंगे, ठीक है। 4 ब्लॉक मैंने बना दिया, 1 2 3 4। अब हमारे पास कितने लेटर हैं, 4 लेटर हैं। ध्यान से देखना यहाँ पे, इसको ही हम लोग यूज़ करने वाले हैं। हमारे पास कितने लेटर हैं अभी, 4 लेटर हैं। अगर 10 लेटर होते तो 10 ब्लॉक बनाते, 9 लेटर होता 9 ब्लॉक बनाते, 8 लेटर होता 8 ब्लॉक बनाते, सिंपल। तो अभी अभी हमारे पास कितने लेटर्स हैं, 4 लेटर हैं। लेटर क्या क्या है, ANSI, हमारे पास 4 लेटर है। तो अब इस ब्लॉक का मैंने, और एक और चीज़ यहाँ पर हमेशा दिमाग में रखना, रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड, रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड, ठीक है। 4 लेटर है, 4 ब्लॉक को मुझे भरना है। तो ये जो फर्स्ट ब्लॉक है, इसको भरने के लिए हमारे पास कितने तरीके हैं। इसमें या तो हम लोग A लिख सकते हैं, N लिख सकते हैं, S लिख सकते हैं, या फिर I लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो A लिख सकते हैं, या तो N लिख सकते हैं, या तो I लिख सकते हैं, ठीक है। अब चूंकि मैंने इस बॉक्स को भर दिया, जिसमें से मैंने इन चारों में से कोई एक लिखा है, तो एक ज़रूर कम हो गया होगा। तो इसको भरने के कितने वेज हैं, 4 वेज। फिर इसको भरने वाले, मतलब एक लेटर मैंने इसमें लिख दिया और उसको मैं दोबारा इस ब्लॉक में नहीं लिख सकता हूँ। वो कोई भी हो सकता है, वो A हो सकता है, N हो सकता है, S हो सकता है, I होता है, वो कोई भी हो सकता है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मुझे एक लेटर तो मेरा कम हो गया, तो इसको भरने के मेरे पास कितने लेटर बचे हैं, 3 लेटर बचे हैं, ठीक है। उसी तरह इसमें भी मैंने कुछ भी लिख दिया होगा, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। अब हमारे पास कितने वो लेटर्स बचे हैं, 2 लेटर्स बचे हैं, ठीक है। उसी तरह अब इसमें कितने लेटर्स हमारे पास बचे हैं, एक लास्ट लेटर बचा है, वो कुछ भी हो सकता है, ANSI, कुछ भी हो सकता है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। तो अब हमारे पास कितने लेटर्स बचे हैं, 4 लेटर्स बचे हैं। अब मुझे पता चल चुका है कि इन जो 4 लेटर से कितने सारे वर्ड्स बन सकते हैं। वो कैसे पता चला, मतलब 4 × 3 × 2 × 1, मतलब 24 वेज, मतलब ये 24 वर्ड्स बनेंगे 4 लेटर का यूज़ करके। ये जो 4 लेटर आप देख रहे हो, ANSI, अगर मैं रिपीटेशन अलाउड नहीं करता हूँ, रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड, रिपीटेशन जब मैं अलाउड नहीं करता हूँ, तो कितने सारे वर्ड्स बन रहे हैं, 24 लेटर्स बन रहे हैं, सॉरी वर्ड्स बन रहे हैं, ओके। मुझे मीनिंग से कोई मतलब नहीं है, इसमें लिखा है मीनिंग से कोई मतलब नहीं है, विदाउट मीनिंग कोई मतलब नहीं है। मुझे इतना सोचना नहीं है कि उसका मीनिंग होता है या नहीं होता है, ठीक है। चलो, ये तो केस था जब रिपीटेशन अलाउड नहीं था। सपोज करो मैं इसी में बोल देता हूँ कि रिपीटेशन अलाउड है, ठीक है। ये जो नॉट है मैं इसे काट देता हूँ, मैं इसी क्वेश्चन में रिपीटेशन इज अलाउड। अब क्या होगा, रिपीटेशन अलाउड है। चलो फिर से ब्लॉक बनाते हैं। कितने लेटर है हमारे पास, 4 लेटर है, ठीक है। ब्लॉक बनाया। इस फर्स्ट ब्लॉक को मैं कितने तरीके से भर सकता हूँ, ANSI, मेरे पास 4 लेटर्स हैं, मैं इस फर्स्ट ब्लॉक में कुछ भी भर सकता हूँ। तो मेरे पास कितने वेज हो गए, 4 वेज हो गए। अब इस सेकंड ब्लॉक को मैं कितने तरीके से भर सकता हूँ, चूंकि मेरे रिपीटेशन अलाउड है, मतलब मैं इसमें, अगर मान लो मैंने इसमें A लिख दिया, तो मैं इसमें भी A लिख सकता हूँ। मेरे पास ये पावर है अभी, मतलब मेरे पास ये पावर है, तो रिपीटेशन अलाउड है। तो इसको भरने के भी कितने सारे मेरे पास लेटर हैं, ANSI। इसको भी भरने के कितने सारे मेरे पास लेटर्स हैं, ANSI। इसको भरने के कितने सारे मेरे पास लेटर्स हैं, ANSI। मतलब कि इसमें भी मैं 4 लेटर भर सकता हूँ, इसमें भी मैं 4 लेटर भर सकता हूँ, और इसमें भी मैं 4 लेटर भर सकता हूँ। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बन जाएंगे, 4 × 4 × 4 × 4, कितने हो गए, हाँ। तो कितने सारे वर्ड्स हमारे बन गए, 4 × 4 × 4 × 4 × 4, जो कि है 256, ठीक है। तो हमारे पास इतने सारे वर्ड्स बन सकते हैं जब रिपीटेशन अलाउड होता। अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो हमारे पास कितने वर्ड बनेंगे, सिर्फ 24। और रिपीटेशन जबकि अलाउड है तो हमारे पास कितने सारे वर्ड बन रहे हैं, 256। तो इस चीज़ का इस क्वेश्चन का मेन जो समझना है वो है रिपीटेशन अलाउड एंड रिपीटेशन नॉट अलाउड। और दूसरा है ब्लॉक फॉर्मूला बोल लो या फिर ब्लॉक प्रोसेस बोल लो, कुछ भी आप इसे बोल सकते हो। ब्लॉक से अगर हम इससे लिखने जाते हैं, मतलब ये जो मैनुअली तरीका था, इससे अगर हम लोग लिखने जाते हैं तो सोच सकते हो हमें कितना टाइम लग जाता। 256 वर्ड्स को फुलफिल करने में हमें कितना टाइम लग जाता, और हमें ये मुश्किल से 20 सेकेंड में निकाल लिया, ठीक है। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा और 1-2 बात मैं बताना चाहता हूँ इस वीडियो में, इस क्वेश्चन में, कि मुझे कैसे पता चला कि मैंने जो यहाँ पे जो क्वेश्चन बनाया है, मुझे कैसे पता चला कि मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। मैंने अभी हम लोगों ने 2 प्रिंसिपल पढ़े, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। बट मुझे कैसे पता चला कि यहाँ पे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज़ करना है। मैंने यहाँ पे 4 + 3 + 2 क्यों नहीं किया, ये भी एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा दिमाग, मतलब थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। मुझे यहाँ पे क्या करना था,
वर्ड्स बनाना था इन 4 लेटर्स का यूज़ करके, ठीक है, इन 4 लेटर्स का यूज़ करके, मतलब वर्ड बनाना था, वो भी 4 ही लेटर का वर्ड बनाना था। यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, क्या मैंने बोला, मुझे 4 ही लेटर का वर्ड बनाना था इन 4 लेटर्स का यूज़ करके, मतलब ये चारों लेटर साथ में यूज़ हो रहे हैं। समझ में आ रहा है, ये चारों लेटर कैसे यूज़ हो रहे हैं, साथ में यूज़ हो रहे हैं। और मैंने बोला था प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पे जब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे कब किस ये प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन को कब यूज़ करना है, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन को तभी यूज़ करना है जब सारे इवेंट्स साथ में ऑकर हो रहे हैं। तो लेटर ए के इवेंट जो ऑकरिंग इवेंट है, और लेटर एन का जो ऑकरिंग इवेंट है, और लेटर एस का जो ऑकरिंग इवेंट है, और लेटर आई का जो ऑकरिंग इवेंट है, दोनों चारों साथ में हो रहा है, इसीलिए हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, मुझे लगता है क्लियर हो चुका होगा ये। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने एक और क्वेश्चन लिया है। एक्चुअली ये मतलब एनसीईआरटी का थोड़ा रिजेंबल क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी में आप ढूंढ सकते हो, ऐसा क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन बढ़ते हैं। Given 4 flag of different color, how many different signals can be generated if a signal require the use of 3 flag one below the other? चलो गिवन क्या क्या है वो पहले देख लेते हैं। हमारे पास 4 फ्लैग है, ठीक है, कितने सारे फ्लैग्स हैं हमारे पास, 4 फ्लैग है। तो अकॉर्डिंग द क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा बनाने की कोशिश की कि हमारे पास 4 फ्लैग है, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास कितने सारे फ्लैग्स हैं, 4 फ्लैग्स हैं, और मुझे एक सिग्नल जनरेट करना है, ठीक है, डिफरेंट सिग्नल जनरेट इफ अ सिग्नल रिक्वायर्स, मतलब सिग्नल रिक्वायर क्या करता है, मिनिमम 3 फ्लैग्स होने ही चाहिए, मतलब कि मिनिमम नहीं है, मतलब रिक्वायर कर रहा है कि 3 ही फ्लैग्स होने चाहिए, जो सिग्नल बना रहे हैं हम वो 3 ही फ्लैग्स होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देना, मुझे 3 फ्लैग चाहिए। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ। अब यहाँ पे मैंने 3 फ्लैग के ये जो सिग्नल बनाने हैं मुझे, सपोज इसको फिर से ब्लॉक की तरह ले सकते हैं। ठीक है, मान लो सबसे पहले मैंने ये कलर यूज़ किया, फिर मैंने ये कलर का सिग्नल बनाया, फिर मैंने इस कलर का सिग्नल बनाया। चूँकि मेरे पास 4 कलर है तो मैं ये, फिर उसके बाद आप चाहो तो ऐसे मैनुअली, जो हम लोग मैनुअली अगर फाइंड करने की कोशिश करें तो फिर से हम ऐसे बनाएंगे, फिर से इसमें कलर भरेंगे, फिर से इसमें ऐसा ऐसा कलर भरेंगे, फिर एक एक करके ऐसा ऐसा कलर भरेंगे, फिर ऐसा करेंगे, और ऐसे करके हम सिग्नल जनरेट करते जाएंगे और करते जाएंगे, तब जाके हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में कितने सिग्नल्स बनेंगे। और यहाँ पे एक और चीज़ लिखा है, 1 बिलो द अदर, मतलब कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि जैसे कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो, जो सिग्नल मैं बना रहा हूँ आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि यहाँ पे एक ही कलर के 2 फ्लैग्स यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते हो, मतलब कि एक के नीचे में डिफरेंट, यानी कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। इसका मतलब क्या हो रहा है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ठीक है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, क्योंकि हम लोग एक कलर को 2 बार यूज़ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हमें हर बार दूसरा कलर यूज़ करना होगा हर एक फ्लैग के नीचे, क्योंकि यहाँ लिखा है 1 बिलो द अदर। तो एक तरीका मैनुअली है कि हम लोग ऐसे ऐसे बार बार सिग्नल्स बनाते जाएंगे, और ऐसे करके हम लोग बनाते जाएंगे, तो हम लोग वैसे समझ सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी ब्लॉक की तरह ही ले लो। ठीक है, सबसे पहले हम ब्लॉक बनाते हैं। कितने फ्लैग्स मुझे यूज़ करने हैं, 3 फ्लैग्स यूज़ करने हैं, इसलिए मैं 3 ब्लॉक बनाऊंगा। मेरे पास ऑप्शन कितने सारे हैं, 4 हैं। ठीक है, अब इस फर्स्ट जो ब्लॉक है, यहाँ जो फर्स्ट ब्लॉक झंडा मान लो जो फ्लैग है, हम इसमें कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ग्रीन यूज़ कर सकता हूँ, चलो ग्रीन यूज़ कर सकता हूँ, ऑरेंज यूज़ कर सकता हूँ, ब्लैक यूज़ कर सकता हूँ, या फिर स्काई यूज़ कर सकता हूँ। मेरे पास 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट ब्लॉक है उसको फिलअप करने का कितने वेज हो गए, 4 वेज हो गए। दूसरा सेकेंड, अब मैंने एक कलर यूज़ कर लिया, यानी मैं दूसरा कलर यूज़ नहीं कर सकता। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे मान लो स्काई यूज़ कर लिया है, तो अब मैं यहाँ पे नीचे में कोई और कलर मुझे यूज़ करना पड़ेगा। मेरे पास कितने ऑप्शन बचे, ग्रीन बचा, ऑरेंज बचा, और ब्लैक बचा। तो मैं इसको 3 में से कोई एक कलर भर सकता हूँ। तो अगर ये चौथा है तो ये सेकेंड वाला कितना वेज होना चाहिए, 3 वेज, यानी मैं यहाँ पे 3 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब मैंने 2 कलर यूज़ कर लिया है, सपोज करो मैंने स्काई और ब्लैक यूज़ कर लिया, तो अब मैं जो नीचे वाला जो फिलअप करने के लिए मेरे पास कितने कलर बचे, या तो ग्रीन बचा और या तो ऑरेंज बचा, तो यानी कितने वेज हो गए यहाँ पे, 2 वेज। अब टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हुए, फ्लैग मतलब टोटल नंबर ऑफ कितने सारे सिग्नल्स बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स कैसे बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स बनेगा 4 × 3 × 2, यानी कि 24 सिग्नल्स। समझ रहे हो, कितने, 24
सिग्नल्स बन सकते हैं। अब आगे बढ़, अब थोड़ा इसमें ध्यान दो। अब फिर से आप बोलोगे सर इसमें आपने मल्टीप्लिकेशन क्यों किया है, तो यहाँ ध्यान दो, मुझे 3 फ्लैग यूज़ करके बनाना है, मतलब कि कम से कम 3 फ्लैग यूज़ करना है, यानी कि हर फ्लैग का जो इवेंट है, मतलब फ्लैग ये इस फ्लैग का जो इवेंट है और इस फ्लैग का इवेंट है और इस फ्लैग का इवेंट है और इस फ्लैग का इवेंट है, चारों एक साथ एसोसिएटेड है। मैं कोई एक फ्लैग से इवेंट नहीं कर सकता हूँ, मतलब कि कोई ऐसा नहीं कि मैं एक फ्लैग से सिग्नल नहीं बना सकता हूँ, मुझे मिनिमम 3 फ्लैग चाहिए सिग्नल बनाने के लिए, यानी कि ये जो चारों फ्लैग का जो इवेंट है, मतलब चारों फ्लैग का जो सिग्नल बनने का जो इवेंट है वो सबसे एसोसिएटेड है, इसीलिए हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज़ कर रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ गया हो। ये फ्लैग वाला क्वेश्चन में थोड़े प्रॉब्लम होते हैं और एनसीईआरटी में आपको ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन मिल जाएगा, इसलिए मैंने ऐसा कलर करके बनाया है। तो मैं फिर से एक बार रिकैप करा देता हूँ। मेरे पास 4 कलर्स हैं, इनसे मुझे सिग्नल बनाना है, 3 फ्लैग, मिनिमम 3 फ्लैग को यूज़ करके बनाना है और एक फ्लैग के नीचे डिफरेंट होना चाहिए, मतलब कि अदर होना चाहिए, ठीक है। तो पहला प्रोसेस है कि आप मैनुअली ऐसे ऐसे बना के आप कर सकते हो, दूसरा है परमुटेशन का यूज़ कर सकते हो। और एक और चीज़ में मुझे समझ में आया है कि डिफरेंट कलर यूज़ करना है, यानी कि इस क्वेश्चन में लिखा डायरेक्ट तो नहीं लिखा है, लेकिन हमें रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड कहीं ना कहीं पता चल गया है, क्योंकि यहाँ पे अदर फ्लैग अदर यहाँ पे लिखा है, तो हमें कहीं ना कहीं पता चल, इसलिए रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड। जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो मेरे पास फर्स्ट ऑप्शन भरने के लिए कितने फ्लैग हैं, 4, सेकंड ऑप्शन भरने के लिए कितने फ्लैग बचे, 3, और थर्ड ऑप्शन भरने के लिए कितने फ्लैग बचे, 2, इसलिए हम यहाँ पे अब, और इसके बाद इसलिए हम यहाँ पे ऐसे लिखे हैं। और दूसरा अब यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों किया, लास्ट क्वेश्चन था, क्योंकि ये जो 3 फ्लैग है, सॉरी ये जो 4 फ्लैग्स हैं, इनके इवेंट यानी सिग्नल बनने का जो इवेंट है वो एक साथ एसोसिएटेड है, मतलब कि कोई अकेला नहीं हो सकता, इसीलिए यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, वीडियो बहुत लंबा हो गया है, बट एक और क्वेश्चन है जो मुझे अच्छे से एक्सप्लेन करना है, मतलब कि ये वर्ड से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। ओके, आप वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हो। चलो लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का बनाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं। हाउ मेनी 2 डिजिट्स इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 इफ द डिजिट कैन रिपीट। ओके, डिजिट कैन रिपीट, मैंने पहले बोला रिपीट और नॉन रिपीट वर्ड आते रहेगा इसको इस चैप्टर में हमेशा, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है कि मुझे 2 डिजिट्स इवन नंबर बनाने हैं, 2 डिजिट्स इवन नंबर बनाने हैं, ध्यान से देखना, मैंने बोला 2 डिजिट इवन नंबर बनाने हैं इन सब नंबर्स का यूज़ करके, ठीक है। अगर इवन नंबर आपको थोड़ा सा अभी हार्ड हो जाएगा तो इसको छोड़ देता हूँ, मुझे बस 2 डिजिट बनाना है, ठीक है। 2 डिजिट्स नंबर बनाना है इन 5 नंबर्स का यूज़ करके। तो सिंपल है, सबसे पहले ब्लॉक बनाएंगे, कितने सारे मुझे ब्लॉक चाहिए, अभी 2 डिजिट ही बनाना है, तो सिंपल एक ब्लॉक बनाएंगे 2 ब्लॉक का, ठीक है। अब मेरे पास 5 नंबर है, 1 2 3 और 4 और 5, ठीक है। अब फर्स्ट नंबर को मैं फर्स्ट यूनिट प्लेस से स्टार्ट करना, अगर नंबर वाले क्वेश्चन होंगे तो मतलब यूनिवर्सली आप बोलो तो थोड़ा ठीक लगता है, यूनिट प्लेस से स्टार्ट करना। तो मैं पीछे ये जो फर्स्ट ब्लॉक है उसको कितने वेज में भर सकता हूँ, और रिपीटेशन यहाँ पे अलाउड है, ध्यान दो यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड है, तो मैं यहाँ पे कितने नंबर डाल सकता हूँ, यहाँ पे 1 डाल सकता हूँ, 2 डाल सकता हूँ, 3 डाल सकता हूँ, 4 डाल सकता हूँ, 5 डाल सकता हूँ, कुछ भी डाल सकते हैं 5 में, तो इसको भरने के 5 वेज हो गए। उसी तरह इसमें भी रिपीटेशन चूंकि अलाउड है, मतलब कि मैंने यहाँ पे अगर 5 लिख दिया तो मैं यहाँ पे फिर से 5 लिख सकता हूँ, इसमें कोई बड़ी बात, मतलब इसमें कुछ गलत नहीं होगा इसमें, ठीक है। 5 लिख सकता हूँ दोबारा, 4 अगर मैंने पीछे लिख दिया तो मैं फिर से यहाँ 4 भी लिख सकता हूँ, तो रिपीटेशन अलाउड, इसको भी भरने के कितने वेज हो गए, 5 वेज। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे, 5 × 5। व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड, क्या व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड तो कितने वेज हो गए, 25। अब देखते हैं रिपीटेशन जब अलाउड नहीं है, फिर से ब्लॉक बनाते हैं। इस एक ब्लॉक को भरने के लिए मेरे पास कितने सारे नंबर हैं, 1 2 3 4 5, यानी 5 वेज। अब रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, मैंने क्या बोला, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ठीक है। रिपीटेशन जब अलाउड नहीं होगा तो मैंने चूंकि यहाँ 5 लिख दिया है, सपोज मैंने यहाँ 5 लिख दिया तो मैं 5 को यहाँ यूज़ नहीं कर सकता हूँ। अगर मैंने 4 लिख दिया तो मैं 4 का यूज़ नहीं कर सकता, यानी इसको फिलअप करने के कितने वेज हो गए, 4 वेज। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे क्या, 5 × 4, यानी 20 नंबर्स बनेंगे, 2 डिजिट नंबर, ठीक है। ये तो था सिंपल। अब आते हैं क्वेश्चन पे, क्या लिखा है, 2 डिजिट इवन नंबर, मुझे क्या बनाना है, 2 डिजिट इवन नंबर। चलो फिर से 2 ब्लॉक बनाते हैं क्योंकि मुझे 2 नंबर चाहिए, ठीक है। अब इवन नंबर समझना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इवन नंबर सबको पता है कि इवन नंबर क्या होता है, जो 2 से डिविजिबल हो। तो 2 से डिविजिबल होने के लिए 2 डिजिट अगर कोई नंबर है, यानी जो 2 डिजिट कोई नंबर है, तो जो 2 से डिविजिबल वो कैसे पता करते हैं, या तो उसका यूनिट प्लेस में 2 होता है, 0 होता है, या 4 होता है, या 8 होता है, मतलब कि जो 2 से डिविजिबल होता है उसके यूनिट प्लेस में वैसा नंबर होना चाहिए। मतलब कि जो लास्ट सेक्शन है इसमें वैसा नंबर होना चाहिए जो कि 2 से डिविजिबल हो, अगर 2 डिजिट नंबर को डिविजिबल फाइंड करना है तो।
तो यानी यहाँ पे हम कौन कौन से नंबर डाल सकते हैं जो टू, इन पाँचों में से कौन सा नंबर है जो 2 डिजिट डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, सॉरी ये 2 है और 4 है। यानी कि ये जो यूनिट प्लेस है इसको मेरे पास फिलअप करने के लिए कितने वेज हुए हैं, ओनली 2 वेज, क्योंकि मेरे पास यानी सिर्फ 2 ही नंबर है 1 2 3 4 और 5। यहाँ पे मेरे पास सिर्फ 2 ही नंबर है जो कि मैं यूनिट प्लेस में डाल सकता हूँ, समझ में आ रहा है, क्योंकि मुझे इवन नंबर चाहिए और इवन नंबर यानी कि यूनिट प्लेस में 2 से डिविजिबल वाला नंबर होना चाहिए। तो यानी 2 वेज है, यानी या तो मैं 2 डालूंगा या तो मैं 4 डालूंगा। अब इस फर्स्ट ब्लॉक, इस नेक्स्ट ब्लॉक को भरने के लिए मुझे कितने नंबर है मेरे पास ये देखना है। देख लो यहाँ पे रिपीटेशन कैन रिपीट, रिपीटेशन अलाउड है, यानी कि मैं अभी भी अगर मैंने यहाँ पे 2 यूज़ कर लिया तो मैं 2 यहाँ भी यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैंने यहाँ 4 यूज़ कर लिया तो मैं यहाँ 4 यूज़ कर सकता हूँ। मेरे पास 2 ही नंबर जो मैं यहाँ इस ब्लॉक में यूज़ कर सकते हैं। तो यानी कि अब इस ब्लॉक को फिलअप करने के लिए मेरे पास कितने वेज हो गए, 5 वेज, क्योंकि मैं यहाँ पे 2 4 मतलब रिपीट हो सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ इवन नंबर कितने बनेंगे, इवन नंबर फॉर्म्ड यूजिंग दिस लेटर्स क्या हो जाएंगे, 5 × 2, यानी कि 10 इवन नंबर्स बनेंगे इन 5 नंबर डिजिट्स का यूज़ करके। ठीक है, सॉरी आपने नहीं देख पाए होगा, सॉरी। हाँ अब देख लो टोटल नंबर ऑफ इवन नंबर्स कितने बनेंगे, 5 × 2। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने लिखा है टोटल नंबर ऑफ इवन नंबर्स कितने बनेंगे, 10 नंबर। और मैंने अभी जितने भी 3 क्वेश्चंस को डिस्कस किया उसको आप इजीली एनसीईआरटी में फाइंड कर सकते हो, ऐसा कुछ आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और एक्चुअली मैंने ये क्वेश्चन तो डायरेक्टली एनसीईआरटी से ही उठाया है, ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में आपको मिल जाएगा। अगर आपको थोड़ा सा अपना नोट्स बनाना है या फिर आप देख सकते हो एक बार, मतलब यहाँ पढ़ने के बाद आप उस एनसीईआरटी में भी फोकस कर सकते हो कि एक्चुअली क्या हो रहा है। ठीक है, समझ आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इन 3 क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद अगर आप कोई भी बुक फॉलो कर रहे हो, या फिर वो आर.डी. अग्रवाल हो, आर.डी. शर्मा हो, एनसीईआरटी हो, कोई भी बुक हो, आपका जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाएगा। मैंने यहाँ पे 3 टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस कर दिया। एक फ्लैग वाला क्वेश्चन मेनली जो एनसीईआरटी में होता ही है, डिजिट वाले क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया और वर्ड वाले क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया। तो आप इन 3 क्वेश्चन से आप ईजिली जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, कोई भी आप बुक फॉलो कर रहे हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बना सकते हो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, और अगर कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटेड टू दिस टॉपिक आप आराम से कमेंट कर सकते हो, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। और अगर सच में पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।